Welcome back, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Very good. Okay. Now let's start the objectives from the book Rainbow Part 2, Lesson 9, chapter name The Earth, writer H.E. Bates, MCQ type VBI objectives. शुरुआत करते हैं लेसन 9 से। स्टोरी का नाम है द अर्थ। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या होगा अगर आपके सोचने का तरीका बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या होगा यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल दें? ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। आपको जवाब देना है क्या होगा अगर आपके सोचने का तरीका आप बदल दें। What happens or what will happen if you change the ways of your thinking? अपने सोचने का तरीका आप बदल दे तो क्या होगा? फटाफट आंसर बताओ, कमेंट में लिख के आंसर बताओ फटाफट। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग खुश होंगे और इसी उम्मीद से मैं क्या कर रहा हूं कि इस समय आपके एग्जामिनेशंस को बस लगभग एक मंथ बचे हैं, बस एक मंथ बचे हैं आपके एग्जामिनेशंस को। आप 12वीं परीक्षा में बैठेंगे, आपको यही पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव्स काम आएंगे। इससे पहले आपने क्या पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले आप कैसे पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले आप पढ़े भी कि नहीं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है अब जो अभी आप पढ़ने वाले हो इसको कितने शिद्दत और कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप पढ़ रहे हैं। यही पढ़ा हुआ आपको काम देने वाला है। इस समय आप जवाब दें क्या होगा यदि आप सोचने का तरीका बदल दें। तो सुनिए, कहते हैं अपने सोचने के तरीके को जब हम बदलते हैं तो हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार में भी बदलाव देखना शुरू हो जाता है। सही बात है, जब आप सोचने का तरीका बदलेंगे तो आपका दृष्टिकोण यानी कि आप जब सोचना ही आप बदल देंगे, आप सोचने का तरीका बदल देंगे तो क्या होगा कि आप जो चीजों को जिस नजर से देखते आ रहे हैं वो देखने का जो दृष्टिकोण वो चेंज हो जाएगा और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जिससे कुल मिलाकर आपकी जिंदगी ज्यादा संतुष्ट हो जाती है। आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहता है। को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहता है। अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहता है। ओके, वक्त को जाया ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। जो हमारा लेसन है पार्ट 2 बुक लेसन 9 द अर्थ। ओके, इनके ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। आप ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे और एग्जाम में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द राइटर ऑफ द अर्थ इज H.E. Bates। H.E. Bates। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द अर्थ? हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द अर्थ? द ऑथर ऑफ द स्टोरी द अर्थ इज H.E. Bates। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, से पहले कई मर्तबे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि द अर्थ के लेखक जो ऑथर है वो कौन है, तो H.E. Bates। अच्छा, H.E. Bates का जन्म कब हुआ? 1905। H.E. Bates का जन्म कब हुआ? 1905। आपको ये याद रखना होगा कि H.E. Bates का जन्म कब हुआ है? H.E. Bates was born on नहीं होगा बेटा, born in। H.E. Bates was born in 1905। ओके, 1905 में इसकी जो है सो जन्म हुई है और इसका मृत्यु कब हुआ है? 1974।
आप इस चीज को याद रखेंगे कि एची बिट्स का जन्म जो है वो 1905 में हुआ और इसकी मृत्यु जो है वो 1905 ईस्वी में जन्म हुआ इनका और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई एची बिट्स का। ओके, ऑब्जेक्टिव्स को शुरुआत करने से पहले कहानी का वन शॉट समरी अगर हम पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में और भी अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में अच्छा लगता है क्योंकि जब आप स्टोरी के सारांश को जानते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे। एक झलक देखते हैं सारांश की ओर। एची बिट्स वॉज बोर्न एट नॉर्थ पटॉन इन सेंट्रल इंग्लैंड। सेंट्रल इंग्लैंड में जन्म हुए ऑथर एची बिट्स का। ओके, जन्म कब हुआ 1905 और डेथ 1974। ठीक है, इनका जो फेमस वर्क रहा है वो है विंड फॉर फ्रांस, जो कि 1944 में इन्होंने लिखा। इन्होंने एक स्टोरी लिखा। ओके, क्या विंड फॉर द फ्रांस, विंड फॉर द फ्रांस 1944 में इन्होंने लिखा था। ओके, विंड फॉर द फ्रांस, विंड फॉर द फ्रांस। ओके, विंड फॉर द फ्रांस कब लिखा इन्होंने, आप इनको याद रखेंगे। इस इनका जो ये वर्क है, ये फेमस वर्क है, ये विंड फॉर द फ्रांस, ये बेटा कब लिखा गया था, ये 1944 में, 1944 में इन्होंने लिखा। ओके, इनका एक, चलिए विंड फॉर द फ्रांस कब लिखे, ये 1944 में। ओके, इनका दूसरा वर्क है द पर्पल प्लेन। क्या है, द पर्पल प्लेन, द पर्पल प्लेन। ओके, ये द पर्पल प्लेन कब लिखा इन्होंने, 1947, ये 1947 में इन्होंने लिखा द पर्पल प्लेन। ओके, 1947 जिस वक्त देश आजादी मना रही थी उसी दौरान ये इन्होंने अपने एक वर्क लिखा है ना, द पर्पल प्लेन। उसके बाद इनका तीसरा वर्क जो इनका है वो ये है द अर्थ, द अर्थ। ओके, तीसरा जो इनका है ये द अर्थ है, जो ये तीनों फेमस हैं। ओके, पहले आपको क्या करना है, समराइज इसका देख लेना, वन शॉट समरीज ऑफ दिस स्टोरी। कहते द अर्थ एची बिट्स अंग्रेजी देश अर्थात इंग्लैंड के गांव की छोटी कहानी है। ये जो द अर्थ कहानी है ये इंग्लैंड के एक छोटे गांव की कहानी है, इंग्लैंड के एक छोटे गांव की कहानी है। इस कहानी में उन्होंने इंग्लैंड के एक गांव को जोहनसन किसान और उसके पुत्र के तरफ कहानी की रुख को किया है। एची बेट्स द अर्थ स्टोरी में एची बेट्स ने क्या करा है, तो एक जोहनसन किसान, एक फार्मर और उसके पुत्र, बाप बेटे, एक फार्मर और उसके पुत्र की स्टोरी को इन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से वो पृथ्वी पर यानी जमीन पर मेहनत करता है। जो फार्मर है वो कितना लेबोरियस ही वो कितना मेहनती किसान था। वो सत्यता है कि दो पहिए की गाड़ी से वो जोतने का कार्य करता है ना। और ये बात सत्य है कि वे क्या करते थे, क्योंकि ये उस वक्त की बात है। तो फार्मर जो बैल हैं उनसे हल चलाना, फिर जो लैंड को फर्टाइल करना और उसको प्रिपेयर करना, कोई भी ग्रेन्स उसमें लगा सके हम, तो वो बहुत मेहनती किसान था। वह कभी कभी सोचता कि पृथ्वी के बिना यह सब बेकार है। ये बात हमारे मन में भी आता है, मेरे भी मन में ये बात आता है, पृथ्वी अगर ना होता तो फिर ये जो जीव है, ये जो जंतु है, ये जो प्रकृति चल रही है, ये प्रकृति नॉट पॉसिबल है ना, ये जो नेचर है वो संभव ही नहीं होता। बिना पृथ्वी का ये नेचर भी संभव नहीं था।
आगे चलकर अर्थात 30 वर्ष की अवस्था में वह कुछ मुर्गियों को खरीद पालता है। वो किसान क्या करता है, वो मुर्गियों को खरीद करके वो मुर्गी पालना शुरू कर देता है। अब मुर्गियों के खाने के रूप में उसका दाना देता है। आप मुर्गी पाले हैं, है ना, ये फार्मर के बारे में कहा जा रहा है कि फार्मर ने क्या करा, मुर्गी पाला। मुर्गी पालने के बाद वो क्या किए, मुर्गी को दाना पानी जो उनके जीने का एक सहारा होता है वो मुर्गी को फीड करना शुरू किया तथा अपने माता पिता की सेवा करता था और अपने माता पिता का भी सेवा करने लगा। ओके, यहां तक स्टोरी आपने समझा, यहां तक स्टोरी आपने समझा कि जो एच ई बेट्स हैं वो प्रकाश डालना चाह रहे हैं इंग्लैंड के उस किसान के बेटे पे, है ना, जो अब कड़ी मेहनत करने लगा है अपने पिता की तरह। वो कुछ मुर्गियां पाल रखा है, कुछ उन मुर्गियों को जीने के लिए, है ना, मुर्गियों को सरवाइव के लिए वो फीड समय टू समय दाना पानी फीड करने लगे। अब साथ साथ अपने माता पिता का भी वो ख्याल रखने लगा। अब उसके पास बहुत सी मुर्गियां हो जाती है। कुछ मुर्गियों से वे अपना बिजनेस को शुरू करा। अब उसके पास ढेर सारी मुर्गियां हो जाता है और एक सप्ताह में लगभग 200 अंडे की टोकरियों को लेकर दरवाजे पर जाकर बेचता है। वो सोचिए, कुछ मुर्गियों से वो लड़का मेहनत करना शुरू किया, अब वो 200 अंडे प्रत्येक रोज दरवाजे पे लेके बैठता है उसे बेचने के लिए। अब उसके पास जो है धन पर्याप्त हो चुके हैं, पहले वो गरीब था। उसके माता पिता उसके परिश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे कि मेरा बेटा बहुत मेहनती हो गया है। अब वो उसी व्यापार को आगे बढ़ाता है तथा पृथ्वी पर वह अच्छा जीवन जीने के लिए अब अंडों को ट्रक के द्वारा दूसरी जगह भी भेजकर पैसा कमाता है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया। अंडे को क्या करने लगा, अब वो पहले तो 200 अंडा प्रत्येक रोज होता था, अब कम से कम 2000-5000 अंडा प्रत्येक रोज होता होगा। तो ट्रक आने लगे उसके दरवाजे तक और वो शहर भेजने लगा, अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दिनों में वो कुछ पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा कर दिया। अंडे के व्यापार से ही वे अपने जीवन में बहुत संपत्ति इकट्ठा कर लिया, अच्छे अच्छे मकान बना लिए और फिर वो मकानों को बेचकर इससे ज्यादा पैसा और कमाने लगा। आगे चलकर वह इलाके का एक अच्छा धनवान व्यापारी कहलाता है। वह अपने पड़ोसियों को भी मदद करता है जिससे समाज में सभी उसे स्नेह भाव से देखते हैं। इस कहानी में लेखक हमें यह बताता है कि इस धरती पर जन्म लेकर मानव चलना और कुछ करना सीखता है। बिल्कुल, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के उपरांत ही हम कुछ करना सीखते हैं। पहले चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, देखना सीखते हैं, वगैरह वगैरह चीज हम सीखते रहते हैं और हमेशा जब तक सांसें चलती है तब तक हम सीखने का प्रयास करते रहते हैं। अर्थात धरती के बिना सब कुछ बेकार है। बिल्कुल, इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनी वर्क विदाउट अर्थ। जब धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं रहेगा तो फिर हम वर्क किस प्रकार से कर पाएंगे, है ना, फिर हम वर्क किस प्रकार से कर पाएंगे, हमारा वर्क फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए पृथ्वी है तो हमारा सारा वर्क कंटिन्यू है, हमारा सारा वर्क चल रहा है। इस प्रकार के माध्यम से मानव अपने जीवन में कुछ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। और पृथ्वी पे मेहनत करके ही हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वरना बिना मेहनत किए ये सब मिलना संभव नहीं है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के दौरान जिस क्वेश्चन में डाउट होगा फिर आप उस क्वेश्चन को, आप डाउट क्वेश्चन को मैसेज लिख के कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे फिर दोबारा मैं डिस्कस करूंगा। ओके, लेट्स गो द रैपिड 2025। क्वेश्चन 1, हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, किसका एग्स, वो जॉनसन किसान के बेटे के बारे में बात की जा रही है। जो लड़का अपने जो लड़का का पिता बहुत मेहनती था, लेकिन वो लड़का मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसे समझ में ये आया कि बिना मेहनत किए जीवन सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो अब वो वर्क करने लगा। वर्क करने के दौरान वे कुछ वर्क जब करने को सोचा तो वे कुछ मुर्गी रखे थे, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, मुर्गी रखे तो उससे
वही कह रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिज हेन्स वेर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ कितने एग्स, कम से कम कितने एग्स उसके जो मुर्गियां थे वो अब देने लगे थे, कितने अंडे मुर्गियां देना शुरू कर दिए थे, कितने अंडे मुर्गियां देना शुरू कर दिए थे। तो मुर्गियां, ऑप्शन नंबर बी। अभी तो आपने सुना था, अभी तो मैं बतलाया कि 200 अंडे लेकर के। मैं फिर आप लोगों से कहता हूं, इससे पहले नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी तक कुछ नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी के बाद इस वीडियोस को देखने के बाद, क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन सुनने के, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अब आप कुछ नहीं जानेंगे या नहीं कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो फिर एग्जाम नजदीक है, आगे आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप नहीं सीख पाएंगे। आपके साथ आपके पास वक्त कम है, अब आप सीख नहीं पाएंगे, आज नहीं सीखे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। फिर आप एग्जाम दे देना, उसके बाद सीख करके कोई फायदा नहीं है। कहते हैं पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ऐसे ही आपके पास काम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चलिए, उसके पास 200 अंडों, कितने एवरेज कितने अंडे होना शुरू हो गए, 200 अंडे उनके पास होना शुरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, बेंजीज फादर वाज, उस लड़के का नाम क्या था, बेंजीज, है ना। वो किसान का बेटा का क्या नाम था, बेंजीज। ध्यान में रखिएगा, ये जो अंडे, जो मुर्गी जो पाल रहा था, जो जिसका बात किया जा रहा है कि कौन मुर्गी पाल रहे थे, आपको नाम पूछा जाएगा कि मुर्गी कौन पाल रहे थे, आप बोलिएगा बेंजीज पाल रहे थे। तो बेंजीज के पिता क्या थे, बेंजीज फादर वाज, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। बेंजीज का फादर एक डॉक्टर था, एक टीचर था, एक प्रीचर था, एक पेंटर था। डॉक्टर मीन्स जानते हैं, टीचर मीन्स शिक्षक, पेंटर मीन्स पेंट करने वाला, और प्रीचर। बिल्कुल, आप जो नहीं जान रहे हैं ना, मेरा तो सीधा कहना है, जो आप जान रहे हैं लगता है ना कि आप जानते हैं तो जानते हैं, अरे जो नहीं जानते हैं वही सीखना है। और आप प्रीचर नहीं जानते होंगे, है ना, ये जानते होंगे, खुशी की बात है, नहीं जानते हैं तो समझ लिए आंसर वही है और होगा भी वही आंसर। और प्रीचर, प्रीचर किसे कहते हैं बेटा, धर्म शासक, धर्म के उपदेश देने वाले, धर्म उपदेशक, है ना, शासक उपदेशक। शासन मतलब भर्म पे ये धर्म पे जिसका शासन हो, शासन मतलब समय समय पर रूल और रेगुलेशन जो ये करते हैं, अप टू डेट करते रहते हैं, और उपदेशक हो। तो जो ये बेंजीज का फादर जो वो क्या थे, अब वो एक उपदेशक बन गए थे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजीज के फादर किस चीज की भूमि, किस चीज का महत्व देते थे वो, है ना। तो वो स्वेट, पसीना, बोथ, नन ऑफ दीज, फेट। फेट मीन्स क्या होता है, शुद्ध आत्म, फेट मीन्स आत्मविश्वास, आत्मा, आत्मबल, आत्मशक्ति, पॉजिटिव थॉट। वो किसको वैल्यू, किस पर, किसके उसका वैल्यू जो किस पे, किसको वैल्यू देते थे वो अपने जीवन में, फेट को, है ना। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो वैल्यू, महत्व, और किसी चीज को महत्व वो नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के पिता प्लान्ड यानी कि विचार कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, ओके, प्लान कर रहे थे, है ना। क्या चीज का प्लान कर रहे थे, फॉर अ सेरेमनी, किसी उत्सव की तैयारी का प्लान कर रहे थे। व्हेन ही वाज कौन, व्हेन बेंजी वाज, व्हेन बेंजी वाज, है ना। बेंजी कितने वर्ष के हो गए कि उसके माता पिता एक सेरेमनी, है ना, फंक्शन, एक फंक्शन का जो है सो वो प्लान कर रहे थे। कितने वर्ष का बेंजी हो गया था, अब 30, 25, 31, 15। तो राइट आंसर इज द 31, 21, सॉरी 21। जब बेंजी 21 साल का हो गया था, होता है हमारे सोसाइटी में ऐसा अभी भी होता है, जब घर के बच्चे की एक उम्र आ जाती है तो माता पिता उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते एक समय आने के बाद। वही 21 के बाद इनके माता पिता का सोचना हुआ कि चलो अब ऐसा किया जाए ना, घर में कुछ सहनाई बहनाई बजे या फिर घर से बारात निकले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एच ई बेट्स वॉज बॉर्न इन, एच ई बेट्स जो लेखक है इस स्टोरी के, एच ई बेट्स, उसका जन्म कब हुआ था, मैं तो आपको बतला ही दिया, अभी अभी मैंने तो आपको बतलाया ही था। उसका जन्म कब हुआ एच ई बेट्स का, देख लीजिए। एच ई बेट्स का जन्म बेटा अभी यहाँ मैंने आपको बतलाया, एच ई बेट्स वाज बोर्न इन 1905। आपको एक ही क्वेश्चन, है ना, एक ही प्रकार का आंसर आपको कई जगह मिलेंगे। यहाँ है ना, 1905 में जन्म लिया और 1974 में उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एच ई बेट्स वाज बोर्न इन 1906, 5, 15, 25, 1906, 1905, 1915। अभी तो पढ़ा आपने 1905, बतलाओ
एक बार आप देख लिए तो बताइए, आंसर आप तुरंत दे दिए। अगर इसी को आप बार बार सुनिएगा तो क्या आपसे क्वेश्चन छूट जाए? मजाल नहीं, आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द बैट्स डाइड इन, अभी तो आपको बताए थे हम, आपको अभी ना बताया कि 1974 में इसकी मृत्यु हुई थी। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच ई बेट्स फर्स्ट, एच ई बेट्स का जो लेखक ऑथर एच ई बेट्स हैं, इसका फर्स्ट नॉवेल वॉज, इसका जो पहला नॉवेल था उपन्यास, वो कब पब्लिश हुआ, है ना? कब पब्लिश हुआ? व्हेन ही वॉज ओनली, यानी कि एच ई बेट्स का उम्र उस वक्त कितना हो रहा था जिस समय उसका पहला नॉवेल पब्लिश हुआ? तो राइट आंसर इज 21 ईयर्स, वो जब वो 21 साल का था। अच्छा, अब आप के मन में एक बात जो है ना आ रहा होगा, अब आपको एक चीज और समझ में आया होगा कि उसके माता पिता जो है सो सेरेमनी क्यों रखे, उसके शादी विवाह के लिए सेरेमनी नहीं रखे, है ना? क्या किन चीजों के लिए सेरेमनी रखे? तो वो 21 साल के उम्र में ही वे क्या करा, नोवेल, उसकी एक नोवेल। ये बहुत गर्व की बात है किसी भी माता पिता के लिए कि 21 वर्ष के उम्र में उसके बच्चे जो है कोई नोवेल लिखा और वो नोवेल उसका पब्लिश हो जाता है, संसार भर में उसके बुक कोने कोने पहुंच जाते हैं। तो 21 साल का था। ओके, द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वॉज, हाँ वेरी गुड, जॉनसन्स के सन का क्या नाम था? जॉनसन्स के सन का क्या नाम था बताइए? अभी आपको बतलाए ना कि आयरलैंड का एक स्टोरी है, आयरलैंड के किसान की स्टोरी है ना? एक किसान जिसका नाम जॉनसन था, उसका एक बेटा जिसका नाम बेंजी था। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूलिएगा नहीं आप कॉपी और कलम पे पेन निकाल करके इसको आप लिखना शुरू करेंगे। जॉनसन्स, द जॉनसन्स सन वॉज, जॉनसन्स का जो सन था वो इंसैन, ब्लाइंड, लैम, सिंपल, यानी कि इंसैन। इंसैन मीन्स बिल्कुल एकदम सूली टाइप का, है ना? बिल्कुल किसी के ना सुनने वाला, है ना? किसी का ना सुनने वाला, अपने मन में मगन रहने वाला था, या होगा, या अंधा था, या लैम मीन्स या सिंपल था। बिल्कुल सिंपल माइंड था भाई, सिंपल माइंड था, तब तो आज उनको हम लोग सिंपल वे में पढ़ रहे हैं ना। देखिए नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि बेंजी के माता पिता को डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था, जोंडी को, जो ये बेंजी को क्या देना है? बेंजी चूंकि खाली रहता था, बेंजी चूंकि खाली रहता था, बेंजी को करने के लिए कोई काम नहीं रहता था, तो बेंजी थोड़ा सा क्या हो गया था कि वो अकेले जब आप रहते हैं तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता, बातों को शेयर करना, दूसरे से बातचीत करना। जब आपके कोई मित्र, कोई फ्रेंड नहीं होते हैं ना, तो ये शेयर नहीं कर पाते मन की बातों को। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मेडिसिन देना है, सम वर्क देना, नन ऑफ दीज। तो बेंजी को कुछ काम देना शुरू करो ना, वो थोड़ा व्यस्त रहना शुरू हो जाएगा। तो उसका व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा, माइंड का प्रेशर कम होगा और आप आगे ढेर सारा वर्क कर सकते हैं। द डॉक्टर सजेस्ट टू लेट हिम कीप, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसे क्या करिए आप, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेंजी को क्या करिए आप क्या कीजिए, कुछ गायें दीजिए, कुछ गायें दीजिए, वो कुछ कॉज दीजिए रखने के लिए, है ना? वो क्या करेगा, वो कौ के पीछे थोड़ा व्यस्त रहेगा। धीरे धीरे कौ से फिर वो मुर्गी रखना शुरू किया था, है ना? कौ से फिर वो मुर्गी रखना शुरू किया था। मेहनत, मेहनत यही से शुरू करना क्या था, वो गाय से, गाय पालना शुरू किया था। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, और उसके बाद बेंजी क्या पालना शुरू किया, तो 10 से 12 मुर्गियां पालना उन्होंने शुरू करा कौ के बाद। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी स्कूल में भी पढ़ता था और वो 14 साल का था तब स्कूल वो छोड़ दिया था, है ना? तब वो स्कूल छोड़ दिया था। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, जिस समय वो स्कूल छोड़ा उस समय उसके पास कितने अंडे थे, 40-50, सॉरी कितने मुर्गे थे, 10-12 मुर्गी से वो अपना बिजनेस शुरू किया, पालना शुरू किया। उसके पास 30 से 40 मुर्गी हो गया। अब एक समय ऐसा भी आने वाला है, 30 to 40 हैंस, कि अब उसके दरवाजे पे सोचो कि ट्रक लगता है एग ले जाने के लिए, है ना, शहर। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, जो स्टोरी द अर्थ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बोलिए राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग सबको पता है, बताने वाली बात नहीं है, एच.ई. बेट्स सबको पता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एच.ई. बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, एच.ई. बेट्स किस कहानी को लिखा है बताइए? ए पिंच ऑफ सन ऑफ द आर्टिस्ट, द अर्थ, द अर्थ जो पढ़ रहे हैं वही ना लिखा है, द अर्थ।
बेंजी परचेज लैंड फॉर, बेंजी जो है वो कुछ जमीनें भी खरीदा, वो कुछ जमीन कुछ वो कहां से खरीदा, सेंडर से, बस सेंडर से जो जमीन खरीद बिक्री का काम करता। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम, अच्छा फ्लोरेंस लेटर ऑन प्रीपोजिशन लेटर ऑन है, बाद में, है ना, बाद में, लेटर ऑन। फ्लोरेंस एक नया नाम यहां लिया गया, एक नया कैरेक्टर की यहां पे जिक्र की गई है, एक नए कैरेक्टर की जिक्र की गई है यहां पे, फ्लोरेंस। ओके, ये फ्लोरेंस लेटर ऑन, फ्लोरेंस जो है वो बाद में बिकेम बन गई या हो चुकी, द वाइफ ऑफ, पत्नी, किसकी पत्नी हो चुकी बाद में, वो किसकी पत्नी हुई, फ्लोरेंस नाम की एक लड़की। अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि फ्लोरेंस नाम की जो है ये कोई लड़की होगी इस स्टोरी में, वो किसकी पत्नी बनी, तो वो बिकेम द वाइफ ऑफ किसका, बेंजी, बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजी। ओके, बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजी। अब बेंजी फ्रेंड, बेंजी के दोस्त की नहीं, ना बेंजी के दोस्त की, ना रंजेव का, है ना, रंजय का, किसका हुआ, बेंजी का। ओके, ये हुआ बेंजी का, बेंजी और फ्लोरेंस वाइफ हस्बैंड। ओके, बेंजी और बेंजी की शादी किससे हुई, फ्लोरेंस, क्या नाम था उसकी वाइफ का, फ्लोरेंस। बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी जो था वो किसका बेटा था, यहां सीधा देखेंगे, सब ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है, जो कि आंसर जब आपको याद है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आंसर जॉनसन है, तो सारे को पढ़ना ही नहीं है, सीधे काम की बात में आएंगे, है ना। ये हमारा कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं है हमारा, है ना, कि दो मारे टिक किस में लगाए, 2 में टिक लगाए कि 3 में लगाए कि 4 में लगाए कि 5 में लगाए, या वो वाली बातें नहीं है कि पहले वो सॉल्यूशन करना है, पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तब जो रिजल्ट, नहीं ऐसा कुछ, ये स्टोरी है, ये क्या है, ये स्टोरी है। आपको नाम पता है, सीधे लगाएंगे टिक, और टाइम को जो है ना वो बर्बाद नहीं करना, टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बचा के रखना है अगले क्वेश्चन 21 के लिए। डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, जमीन का जो रियल मालिक था वो कौन था, तो जमीन का रियल मालिक था सैंडर्स, है ना, जमीन का रियल मालिक सैंडर्स था, सैंडर्स से वो जमीन खरीदा। ओके, बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था, बेंजी किससे शादी करना चाहता था, बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, बेंजी वांटेड टू मैरी विथ फ्लोरेंस, बेंजी जो है वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। इट मींस क्या, कि बेंजी फ्लोरेंस को पहले से ही जानता था, दोनों का परिचय पहले से ही हो चुका था। बिल्कुल अभी के समय ऐसा नहीं है कि अभी का टाइम आप लोग समझ रहे हैं कि कोई ज्यादा ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा, जो एक टाइम था, जो टाइम अब बदल चुका, जो टाइम था वो पहले का टाइम, अब वो टाइम अभी नहीं है ना। ये सोचो, जो बेंजी फ्लोरेंस, इन लोग से कितने मुर्गियां ये लोग पाल, मुर्गियों की जो इनका बिजनेस था, है ना। ओके, देखिए, जॉनसन वॉज पुअर, जॉनसन जो था एक गरीब, क्या था, जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर, पुअर टीचर, पुअर ट्रेडर, तो पुअर डॉक्टर। जैसा कि आपने सुना भी, जो जॉनसन था वो उपदेश व्याख्यान देने लगे, है ना, वो एज अ डॉक्टर, अब क्या, डॉक्टर वैद्य के रूप में वे अब उपदेश भी देना शुरू कर दिए थे। ओके, तो ये डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी। बेंजीज पेरेंट गैव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, बेंजी के पिता बेंजी को पासबुक दिए कब, जब बेंजी कितने साल का हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी, जब बेंजी 21 साल का हुआ, जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके फादर क्या किए, उसे पासबुक दिए थे। जॉनसन वॉज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन को किस जमीन से ना, जॉनसन वॉज द पोजीशन, मालिक, संबंध, जॉनसन को कितने जमीन का मालिक जॉनसन था, या कितने जमीन से जॉनसन का संबंध था, ऑनर था, कितनी जमीन का, तो 4 एकड़, है ना, 4 एकड़, 4 एकड़ जमीन का मालिक था ये बेंजी। बेंजी शुड बी अलाउड टू नीन, बेंजी शुड बी अलाउड टू नीन हैंस, बेंजी का संबंध किससे, हैंस से। अब आप यहां देखिए, डॉग है, कॉ है, कैट्स है, लेकिन स्टोरी में जिक्र किया गया है मुर्गी। होता है, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप स्पोर्ट भी खेलते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी सीखते हैं, तो आप चारों तो आप चारों वर्क कर रहे हैं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा टाइम मिला थोड़ा आर्ट बना लिए, टाइम मिला थोड़ा पढ़ लिए, टाइम मिला थोड़ा सिंगिंग वगैरह डांस है वो कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन आप वन ऑफ द बेस्ट किसी एक ही वे में जा सकते हैं, तो वही है ना, इसका क्या है, बेंजी का
क्या किया गया, तो बेंजी का जो है संबंध हैंस से। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द डॉक्टर यानी कि उसके फादर जो दे सकते वही सलाह दिए थे कि तुम मुर्गी भी पाल सकते हो। द अर्थ इज ए, द अर्थ जो है वो क्या है, वो एक स्टोरी है। द अर्थ इज ए पोएम, ऐसे, ड्रामा नहीं, ये स्टोरी, ये कहानी है। पोएम हुआ कविता, ऐसे लेख, ड्रामा, ड्रामा हुआ जो नाटक खेलते, ये तो कहानी है ना, आयरलैंड के गांव की कहानी है ये, है ना। बेंजीज टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी अपने पिताजी को कहाँ बोला कि पापा कहाँ बैठ के खाइए, किचन में बैठ के खाइए, ऐसा स्टोरी में बातचीत के दौरान ऐसा बताया गया। बेंजी अपने फादर को कहा बेटा किचन, पापा किचन में बैठ के खाइए। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट, बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ। आखिर कोई, ये तो बेंजी अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन बात उस समय की है जब बेंजी के पास है ना मनी नहीं होंगे, बेंजी बहुत गरीब होगा, बेंजी समस्या में होगा, तो उस समय या जो भी बेंजी के साथ कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा रहा होगा, बेंजी क्या किया, अपने फादर को, मदर को, पेरेंट्स को पेवमेंट, फुटपाथ पे छोड़ के आ गया था बेंजी, है ना। किसको, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, अपने पेरेंट्स को वो फुटपाथ पे छोड़ के आ गए थे, सिचुएशन रहा होगा जो भी। डैश द ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, किसने अपने माता पिता को अपने घर से निकाला, बेंजी, बेंजी अपने माता पिता को अपने घर से निकाल दिया। ये निकाला सही है या गलत है ना, सही क्यों है, गलत क्यों है, सही तो हो ही नहीं सकता है, ये गलत है, तो गलत इन्होंने किया, है ना। चलिए, कोई मजबूरी रही होगी, ऐसा अकॉर्डिंग टू टाइम इंसान के साथ मजबूरियां आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड डैश बीन अ लोकल, कई लंबे वर्षों से जो है सो बेंजी के पिता क्या करते आ रहे हैं, प्रीचर, उपदेशक का काम करते आ रहे हैं, लोगों को उपदेश ज्ञान बांटते हैं। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन जो है वो किससे लैंड लिया था, सेंडर्स से, किससे, सेंडर्स से। सेंडर्स वाले ऑप्शन में हमेशा टिक लगाना है, एकदम बिल्कुल, ये एग्जाम ट्रिक है ना, एग्जाम ट्रिक है ये, सेंटर्स वाले ऑप्शन में टिक लगाना, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से आते हैं ये, पिछले 10 वर्ष से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंटर्स के अलावा आपको दूसरे में टिक नहीं है, सेंटर्स देखे टिक लगाए। बेंजीज मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज वाइफ, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस, बेंजी घर गए, द हाउस विथ डैश, विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, फ्लोरेंस वाइफ, जब भी बेंजीज की वाइफ की चर्चा होगी फ्लोरेंस पे क्लिक करेंगे। ओके, चलिए, ये स्टोरी लेसन 9 कंप्लीट हुआ आपका। अब बात की जाए लेसन 10 की, अब बात की जाए लेसन 10 की, चर्चा की जाए, बात की जाए, अब तो बात करते हैं लेसन 10। लेसन 10 आपका है इंडियाज थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई, इंडियाज थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई, इसका हिंदी होगा ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर्स आई हुआ, जो ट्रेवलर्स आते हैं, मतलब विदेश से जो लोग, विदेशी लोग आते हैं, वे क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो है भारत आए घूमने के लिए, विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न शहर में जो फेमस प्लेसेस है वे गए, और इस प्रकार से अब वो यादगार, वो जो यादें हैं, जो चीज उन्होंने देखा, जो पल एंजॉय किया, वे सब उनको वो कैमरा में कैप्चर करते हैं, कैमरा में वो उन सब चीजों को कैप्चर करते हैं। वही कहते हैं कि इंडिया, जो भारत का एक नजारा, भारत की एक झांकी जो है, भारत को एक नजर में ट्रेवलर्स के नजर से अगर देखते हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लेसन 10 इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। लेखक है पीएल्स एस बक, लेखक कौन है, लेखक है पीएल्स एस बक। लेखक है पीएल्स एस बक। ऑथर पीएल्स एस बक का जन्म जो है वो 1892 में, कब, 1892 में इनका जन्म होता है।
और 1973 में इसकी मृत्यु होती है। 1973 में इसकी मृत्यु होती है। चलिए देखिए, पीएल सेसबक। ओके, पीएल सेसबक वाज बोर्न इन 1892। पीएल सेसबक वाज बोर्न इन 1892। 1892 में इसका जन्म होता है और इसकी मृत्यु 1973 और इसकी मृत्यु 1973 में होता है। ओके, ये जन्म से अमेरिकन है। ये जन्म से कहाँ के हैं? ये जन्म से एक अमेरिकन है। बाय बर्थ जो है ये अमेरिकन है। इंडिया थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई, पीएल सेसबक बताते हैं कि मैंने भारत की यात्रा करके अपनी आंखों से देखा है कि भारत ना कोई भारत का जो भाग है वो अपने आप में सारे संसार में एक अलग दृश्य, एक अलग याद, एक अलग नजारा क्रिएट करता है। क्योंकि भारत की भूमि प्राचीन काल से बुद्ध की भूमि कही जाती है। भारतीय का जीवन विभिन्न विभिन्न प्रकार का है, कहीं स्वर्ग के समान है तो कहीं नरक के समान है। जैसे भारत में ही कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के लोगों का चेहरा प्यारा और सुंदर होता है। भारत के इतिहास में आज भी कई दर्शनीय स्थानों का वर्णन मिलता है जो विश्व में इस तरह का स्थल देखने को नहीं मिलता, जहां विश्व भर के लोग आकर उस स्थान का दर्शन करते हैं और उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भारत का ताजमहल का पूर्ण दृश्य दिखाई देता है, उसी तरह से दक्षिण में कन्याकुमारी जहां सागरों का संगम है, पूर्णिमा के दिन वहां भी विदेशियों की काफी भीड़ होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन एक सागर से पूर्ण रूप से निकलते हुए चंद्रमा की और वहीं दूसरी सागर पूर्ण रूप से डूबते हुए सूर्य दिखाई देता है। बिल्कुल, कन्याकुमारी जो स्थल है, जब आप वहां से देखेंगे जहां सागरों का संगम होता है, कन्याकुमारी, नदियों का संगम नहीं, सागरों का संगम। क्योंकि आप जानते हैं इलाहाबाद ना, संगम की नगरी इलाहाबाद को कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी अलग अलग धाराएं एक जगह पे आके मिलती है। वो बातें यहां नहीं कहा जा रहा है। यहां क्या कहा जा रहा है? कन्याकुमारी। सोचिए, अब इलाहाबाद संगम की नगरी, कन्याकुमारी सागरों का संगम होता है, वहां सागरों का संगम होता है ना। आप उसको लाइव अपनी आंखों से जब देखेंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये भी एक प्रकृति का ये एक रूप ये भी है ना। सागर आकर के वहां मिलते हैं और वहां स्पष्ट दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है कि दिन में जो है एक सागर जो है वो आप निकलते हुए सागर को देखेंगे, है ना। और शाम में ठीक है, अच्छा, शाम में चंद्रमा निकलते हुए आप निकलते सागर को देखेंगे और डूबते हुए सूरज के साथ आप दूसरे भाग सागर को गिरते हुए मिलते हुए और जाकर के वो आपके सामने विलुप्त होते हुए भी देखेंगे कि वो धारा कहीं और गिर रही है। वे कृषि पर ही अपना दिन भर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, भारत में मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल किसान है ना। भारत के लोग गांव किसान वाले होते हैं। वे कृषि पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। यानी भारत किसान बिल्कुल चीन के किसानों की तरह होते हैं। वे अधिक फसल उगाने के लिए अपने खेतों में काफी मेहनत करते हैं और अधिक फसल उपजाकर अपनी मातृभाषा की सेवा करते हैं। मातृभाषा का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, नैतिकता है, नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन है ना। देश के प्रति हमारा प्रेम दिखलाता है। एक नजर हम लोग डाल लिए समराइज पे। अब ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, पीएल सेसबक का जन्म इंडियाज थ्रू आउट
इंडिया थ्रो आउट और ट्रेवलर्स आई। ओके, लेसन 10, पीएल सेसबक का जन्म 1892 में होता है, 1973 में इसका मृत्यु होता है। ओके, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ द, क्वेश्चन को समझना है। कहता है कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स मतलब हुआ कि स्कॉलर्स, स्टूडेंट, बिल्कुल पढ़े लिखे ज्ञान वाले, वेयर डिसअपॉइंटेड विथ द, जो भारत के यंग इंडियन यानी कि भारत के जो यंग इंटेलेक्चुअल से, जो युवा थे, जो आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी थे, जो आगे बढ़ने वाले मानव थे, वे डिसअपॉइंटेड, वो किससे नाखुश रहते थे, नाराज रहते थे। बिल्कुल, ये आजादी से पहले की बात की जा रही है। तो भारत के जो युवक थे, नौजवान थे, वे किससे नफरत करते थे, किससे संतुष्ट नहीं रहते थे, किससे खुश नहीं, इंग्लिश से, अंग्रेज से। किससे? राइट आंसर इज द इंग्लिश, राइट आंसर इज द इंग्लिश। वे अंग्रेज से जो हैं वे खुश नहीं रहते थे, अंग्रेज से वे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उनका अत्याचार है ना, कुछ मायने में उनसे हमें सहायता भी मिली और कुछ मायने में उनसे हमें बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा, उनसे बहुत कुछ हमें गंवाना भी पड़ा। ओके, इंग्लिश, राइट आंसर इज द इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल, भारत जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थे, ब्रिटिश रूल के दबे हुए थे, उनको फॉलो करते थे, हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 27 ईयर्स, 27 वर्ष। भारतीय, ये उस समय पीएल सेसबक है ना, पीएल सेसबक का जन्म कब हुआ? 1892 में। सुनिएगा आप ध्यान से, पीएल सेसबक का जन्म हुआ है 1892 में और मृत्यु 1973 में। तो पीएल सेसबक के आप जब जीवन को देखते हैं, इनके देखिए, इनके जब आप डेट ऑफ बर्थ देखते हैं 1892, 1947, 1973, समझ रहे हैं ना, 1947 आजादी के समय, ये ऐसे व्यक्ति थे जब भारत आजाद होने से कुछ वर्ष नहीं, ढेर सारे, मतलब कई वर्ष पहले इनका जन्म हुआ और भारत को आजादी मिली उसके कई वर्षों के बाद, है ना, कई वर्षों के बाद इनकी मृत्यु हुई। यानी कि उस समय के व्यक्ति हैं जो गुलामी और आजादी दोनों को ये देखे हैं, जो गुलामी और आजादी दोनों को इन्होंने देखा है, दोनों को इन्होंने जिया है, दोनों को इन्होंने महसूस किया है, बदलते हुए दौर को इन्होंने देखा है। तो कहते हैं कि 27 ईयर्स, 27 साल गुलाम, इंग्लिश के कैद में ये लोग, इनको जब से याद आया, होश आया, तो इनको ये इतना पता था कि ये गुलामी के 27 साल इन्होंने अपनी आंखों से देखा। फिर आजादी के भी, अब आप देख लीजिए 1947 के बाद इनका जो मृत्यु का डेट है, आप उनमें से मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, अच्छा, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये होता है, इसका मतलब ये होता है, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ, मन से जो हम नहीं सोच पाते कि ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये सोच हमारे अंदर नहीं आ पाता, है ना। ये राइटर किसको ब्लेम करते हैं? ये उस समय उनके समय की बात है ये, है ना। उस दौरान राइटर किनको ब्लेम? बिल्कुल द इंग्लिश रूल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंग्लिश रूल, है ना, अपाहिज कर दिया। बिल्कुल, सोचने से, सोच को ही, ये हमारे मन को ही, मस्तिष्क को ही अपाहिज कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और वो कई वर्षों तक ये लगातार, ये जो होता है, ये हैबिट टाइम टू टाइम वो चलता आया, है ना, कि ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। राइटर, लेखक जो है
ये बतलाते हैं कि द इंग्लिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। जब राइटर लेखक कौन इसे स्टोरी की है, तो पीएल्स असबक 1892 जन्म 1973 मृत्यु। ठीक है, क्या पीएल्स क्वेश्चन पूछा जाता है, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली, जो लेखक है, ये लेखक क्या है, अमेरिकन लेखक है। कहते हैं कि भारत जब आए थे, भारत को इन्होंने एक झलक, जब भारत ये घूमे तो भारत के एक परिवार से इन्होंने मिला, भारत में किसी एक परिवार से ये बातचीत किया, तो बातचीत करने से इसको कैसा महसूस हुआ, इसको हैप्पीनेस, इसको खुशी महसूस हुई, इसे खुशी महसूस हुई, हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक कम माई बिलोव्ड हैज द बुक कम माई बिलोव्ड हैज द, एक पुस्तक ना, एक बुक लिखा गया इनके द्वारा, पीएल्स एसबक के द्वारा एक बुक लिखा गया। उस बुक में जो इन्होंने, बुक का नाम था माई बिलोव्ड, और इसमें माई बिलोव्ड में स्टोरी जो वे शामिल की, वो कहाँ की शामिल की स्टोरी, बैकग्राउंड इंडियन बैकग्राउंड है ना, भारतीय बैकग्राउंड, इनकी भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, किसी न किसी रूप में ये उसका भी उपयोग किए। सी टाउट इन, जो लेखिका पीएल्स एसबक थी, वो उसकी पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी में हुई थी, ये चाइनीज यूनिवर्सिटी है ना, ये चाइनीज यूनिवर्सिटी, एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में इनका पढ़ाई हुआ। सी वॉन द नोबेल प्राइज इन, सोचिए पीएल्स एसबक जो लेखिका है, उन्हें इसे नोबेल प्राइज भी मिला है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज मिला 1938 ईस्वी में, प्राइज मिला 1938 ईस्वी में। ओके, बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज, बक्स फैमिली वॉज डॉक्टर, बक्स के जो फैमिली थे पीएल्स बक्स के, वो डॉक्टर थे, है ना, वो डॉक्टर थे कौन, इंडियन भारतीय डॉक्टर थे। राइट आंसर, गांधी जी होल्ड वॉज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स। ये क्वेश्चन को सोचने वाली बात है भाई, अचानक से पढ़ रहे हैं गांधी जी बीच में कहां से आ गए ना, गांधी जी ये बीच में कहां से आ गए, मन में सवाल आता होगा आप लोगों को कि ये गांधी जी कहां से आ गए अचानक से, ये नहीं अचानक से ये तो गांधी जी आए क्योंकि आपको पता है कि पीएल्स एसबक जो है इनका जन्म, जिस वक्त देश गुलाम था उस समय इनका जन्म हुआ, और देश आजादी के कई वर्ष बाद तक भी ये जीवित रहे। तो ये गांधी जी के एक विचार बताते हैं कि गांधी जी का जो होल्ड था, गांधी जी का जो संघर्ष था, गांधी जी का जो लड़ाई था, है ना, वो किन किन के लिए था, इंटेलेक्चुअल्स, सिर्फ पढ़ने लिखने वालों के लिए था, या फिर कृषि समाज के लिए भी, कि दोनों, बिल्कुल दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ, दोनों के लिए। जब संघर्ष करते हैं तो दोनों लोग के लिए, जब आप किसी एक ही व्यक्ति से संघर्ष करना, एक ही व्यक्ति से अगर लड़ाई लड़ना है, और उनकी लड़ाई लड़ने से ढेर सारा चीज क्लियर हो जाता है, ढेर सारी चीज मिल जाती है। ये वही कि अंग्रेज से इनका था ना, सत्य और अहिंसा की राह पे चलने वाले का विचार के साथ चलते थे, और ये दोनों के ऊपर इनका, जो लोग जीवन में शिक्षित के साथ आगे भी बढ़ रहे थे, वो उनके प्रति भी इनका स्नेह था, और कृषि समाज के प्रति भी इनका स्नेह था। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेड, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेड काश्मीर, यूरोपियन जो मंगोलियन थे, यूरोप के जो मंगोलियन थे, यूरोपियन मंगोलियन थे, वे कहां आक्रमण किए थे, कश्मीर पे, है ना, उनका आक्रमण कश्मीर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। ये आप क्वेश्चन पढ़िए फिर से, द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला, द फर्स्ट वुमेन
आप लोग भी जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सारे लोगों को आना ही चाहिए, बिल्कुल आप याद रखेंगे। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति ऑफ द जनरल असेंबली, ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली हुआ, असेंबली ऐसा संस्था, ऐसा स्थान जहां ढेर सारे लोग, है ना, ढेर सारे लोग, अलग अलग संगठन के लोग बैठते हैं, उसे असेंबली, अलग अलग दल के लोग बैठते हैं, उसे असेंबली कहते हैं। ओके, उसे असेंबली कहते हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति असेंबली की, जो कि ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, उसमें भी कहां की, यूनाइटेड स्टेट की, कहां की, सोचिए, यूनाइटेड स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट की पहली महिला प्रेसिडेंट, जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट, वो कहां की बनी थी वो महिला? यहाँ जापानीज, नाम नहीं पूछा जा रहा है, यहां पूछ रहा है यूएस में जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति, वो कहां की थी? जापान की थी, अमेरिका की थी, चाइनीज थी और इंडियन थी, है ना, क्या थी? आप यहां सोचोगे कि सर नहीं नहीं क्या दे ऑप्शन, सर बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्या होना है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, हम इंडियन हैं, इंडियन का नाम लेंगे, इंडियन, बिल्कुल, वेरी गुड, यू आर प्राउड ऑन योर कंट्री, आपको अपने देश पे गर्व होना चाहिए। वो भारत की महिला, वो भारत की महिला थी। ओके, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका? विजया लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? विजया लक्ष्मी पंडित, वेरी गुड, भारतीय नाम, उसका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित, नाम था इनका। ठीक है, ओके। और विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म कब हुआ है? 18 अगस्त 1900 को। सोचिए, आपको देख लीजिए डिटेल्स। यूनाइटेड स्टेट में राष्ट्रपति बनी भारत की पहली महिला, इंडियन लेडीज, नाम विजया लक्ष्मी पंडित। इसका जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1900। और इसकी डेथ कब हुई थी? 1 दिसंबर 1990। इसका डेथ कब हुआ था? 1 दिसंबर 1990। ये डाटा भी आपको मिल गया बाबू, ये डाटा भी आपको मिल गया, बहुत अच्छा। अब आप इतना डाटा के साथ आप पढ़िएगा, सोचिए क्वेश्चन कभी छूटेगा आपसे? हो, आप इसका भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बाबू। ठीक है, ये जो है, ये कहां की, ये कितनी प्रेसिडेंट जो बनी, वो प्रेसिडेंट जो बनी वो 8th प्रेसिडेंट बनी। ओके, वो 8th प्रेसिडेंट बनी, वो राष्ट्रपति बनी अमेरिका की, यूनाइटेड, ठीक है, ओके, वेरी गुड, यूनाइटेड स्टेट। ये अमेरिका ही हुआ, अमेरिका की राष्ट्रपति, 8वीं राष्ट्रपति। सोचिए, विजया लक्ष्मी पंडित, ये फ्रीडम फाइटर्स, ये भारत की आजादी, है ना, भारत की आजादी में संघर्ष, भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ, इसमें इनका भी मेहनत है, इसमें इनका भी एनर्जी है, दम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएल सेसवक वाज बोर्न इन, पीएल सेसवक का जन्म, तो पहले ही बतला दिए पीएल सेसवक का जन्म कब हुआ था ना, 1892, 1892 ईस्वी में पीएल सेसवक का जन्म हुआ था। बाय द बर्थ शी वाज, जन्म से वो क्या थी? जन्म से वो अमेरिकन थी। देखिए, बाय बर्थ शी वाज, जन्म से वो अमेरिकन ही थी, लेकिन उसका भरण पालन पोषण वो हुआ अमेरिका में। ओके, शी वाज रेयर्ड इन चाइना, उसे जो है वो कहाँ पाला पोसा गया, पालन पोषण उसे कहाँ किया, पालन पोषण कहाँ किया गया? चाइना में किया गया। शी वॉज रेयर्ड बाय हर, वो डी, ऑप्शन नंबर डी, मिशनरी पेरेंट्स, है ना, वो पालन पोषण वो किसके द्वारा पाली पोसी गई? तो मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। जब आप पीएल सेसवक का स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तो आपको जीवनी के बारे में मैं पहले ही बतला चुका हूं।
इंडियन थ्रो आउट ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय, इंडियन थ्रो आउट ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया है? पीएल सेसबक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट। पीएल सेसबक हैज रिटन द लेसन, पीएल सेसबक किस कहानी को लिखी है? बोलिए किस स्टोरी को, किस कहानी को लिखी है ये? तो इंडिया थ्रो आउट ट्रेवलर्स आई को लिखी है कौन? पीएल सेसबक। इंडिया थ्रो आउट ट्रेवलर्स आई कौन लिखी है? पीएल सेसबक। इंडियन थ्रो आउट ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, इंडियन थ्रो आउट ट्रेवलर्स आई जो ये इन एंड इंस्पायरिंग, ये एक प्रेरणादायक क्या है? प्रेरणादायक ड्रामा है, स्टोरी है, नोवेल है, ऐसे है। तो ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है। ओके। द अर्थ, द अर्थ एक स्टोरी था, और जो ये द अर्थ इससे पहला जो पहले लेसन पढ़े वो एक स्टोरी है, कहानी है, और ये ऐसे है। पीएल सेसबक इज एन डैश राइटर, पीएल सेसबक कहाँ की लिखेगा? इंडियन राइटर है ना, इंडियन राइटर। पीएल सेसबक जो है वो इंडियन राइटर है। डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। पीएल सेसबक, अभी पीएल सेसबक जहां पढ़ रहे हैं पीएल सेसबक में टिक लगाएंगे। पीएल सेसबक हैज प्रेज्ड, जो पीएल सेसबक है वो प्रशंसा की है भारत के लोगों के और उनके लाइफ की। आवर फूड वॉज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन। अब आपको कहानी तो समझ में आ ही गया होगा, ये इसका जन्म अमेरिका में हुआ, और मे भी कुछ इंसिडेंट हुए होंगे इनके, जो बायोलॉजिकल फादर पेरेंट्स नहीं है इनके, अब ये भारत में है ना, ये क्या किए भारत में? कैसे पेरेंट्स? तो भारत में जो है वो मिशनरी पेरेंट्स ओके के साथ, बायोलॉजिकल नहीं, मिशनरी पेरेंट्स के साथ इनका लालन पालन हो रहा है भारत में। ये राष्ट्रपति अमेरिका में जाके बनी, सॉरी पीएल सेसबक है ना, सॉरी पीएल सेसबक ये राष्ट्रपति नहीं, ये चर्चा की है अपने दौरान की, मतलब विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में ये थोड़ा सा अपने स्टोरी में जिक्र की थी। ओके। आवर फूड वॉज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन, जो हमारा फूड है वो साफ सुथरा है ना, बहुत फ्रेश फूड सर्व किया जाता है। डैश लिव्स इंस्टीड प्लांट्स, मतलब उस जमाने की बात की जा रही है कि उस जमाने में जो है पीपल के पत्ते पे, बनाना के पत्ते पे, मैंगो या बैनियान ट्री, किस पे लोग जो खाना खाते थे बहुत एकदम स्वच्छ, थाली प्लेट्स की जगह जो है वो पत्ते पे, तो बनाना के पत्ते पे। क्वेश्चन नंबर 23, स्किप 22, क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन पीजेंट्स, जो भारत के कृषि समाज के लोग हैं, भारत के कृषि समाज के लोग हैं, आर पोरर देन देयर, वे लोग गरीब हैं। किस चीज से, किनसे, किनके कंपैरिजन में वे लोग गरीब हैं? इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर, गरीब में से भी गरीब हैं। किसके कंपैरिजन में? तो चाइनीज। कुछ नहीं है, गरीब हम इसलिए जो कि मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते इसलिए गरीब, मेहनत करना शुरू करेंगे तो गरीब नहीं रहेंगे। 25, क्वेश्चन नंबर 25, डैश एडवाइज्ड द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग। डैश एडवाइज, किसने एडवाइस किया कि भारतीय को जो वो ब्लेम नहीं करना चाहिए, मतलब हर चीज के लिए। पीएल सेसबक कहती है ठीक है, बात तो सही है कि भारत में 1600 कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है ना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 200 वर्षों तक वो कंपनी ने राज किया। वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अब तक अगर ये सोच के चले कि ब्रिटिश अंग्रेज शासन के गुलाम बना के रखे, तो वो वक्त अब खत्म हो। ये 2024 है, 2024 है ये। ओके। तो ये आप उस तरीके से सोचिएगा, अगर अभी तो नहीं चल, आप पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव योर गोल दिस टाइम। यू हैव टू थिंक एज fast as possible. You have to do all work in a proper way with your positive energy, with your 100% determination. Okay, next question number 26. Dash visited India to see and listen to groups of people. कौन जो है वो भारत विजिट की, ये देखने के लिए कि अब अभी भी भारत में, अब जो मतलब भारत के लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रहते हैं, इनके बीच जो प्रेम भावना है वो कैसा है, यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति क्या सोच रखते हैं। तो पीएल सेसबक अमेरिका से भारत आई थी घूमने के लिए। ओके, अमेरिका रह रही है। रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन, रिलीजियन इज एवर, जो धर्म है ना वो भारत में हमेशा, यहाँ धर्म यहाँ से खत्म नहीं, धर्म हमेशा यहाँ धर्म भारत का जो इज एवर
ओके, रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में जो है धर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगा। द नेम, ओके, चलिए वेरी गुड। ये आपका ये इंडियन ये स्टोरी जो है लेसन 10 भी आपका कंप्लीट हो गया, और मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ताकि परीक्षा जो आपकी होगी इंटरमीडिएट की, तो उसमें आपको क्वेश्चंस आसानी से ऑब्जेक्टिव्स आपके बनेंगे और समय बचेगा, आपको याद रहेगा आंसर, तब तो आपको समय बचेगा। नेक्स्ट स्टोरी, जो अगला स्टोरी हमारा है ए मैरिज प्रपोजल। आवर नेक्स्ट स्टोरी इज आवर ए मैरिज प्रपोजल। ओके, ए मैरिज प्रपोजल लेसन 11, और ये प्रोज सेक्शन का लास्ट स्टोरी है। प्रोज सेक्शन का लास्ट स्टोरी है लेसन 11। अगर इस स्टोरी की एक छोटी सी सारांश है ना, समरी ऑफ द प्रोज, इस स्टोरी का अगर समराइज देखा जाए, तो मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है। देखो बेटा, इससे पहले जो मैं बतलाया था वो क्या, जो लेसन 9 था, लेसन 9 जो था द अर्थ, वो एक स्टोरी था। लेसन 10 इंडिया थ्रू ट्रेवर्स आइस, ये क्या था, यह एक ऐसे था। और जो पढ़ रहे हैं ए मैरिज प्रपोजल, ये क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, ये ए मैरिज प्रपोजल जो है एक कॉमेडी है। ये एक कॉमेडी है जिसमें 3 पात्र हैं। इस स्टोरी में 3 पात्र हैं ना। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। आपको ये याद रखना होगा, एग्जाम में आप ये 3 कैरेक्टर आपको याद रहेगा, तब आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको ये जो नेम है इसकी आवश्यकताएं पड़ेंगी आपको, है ना, इसकी आवश्यकता जरूर आपको पड़ेगी। अगर आपको ये तीनों नाम याद रहता है तो आप के मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि जब आप नाम जानेंगे तो उसके वर्क आप लिख ही देंगे। ओके, समरी आपको बता रहे हैं, बस आपको नाम रखना थोड़ा टफ है, एक बार नाम याद हो गया। इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर का नाम है, देयर 3 कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स। ओके, 3 कैरेक्टर्स हैं। 3 कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर कौन है, तो पहला कैरेक्टर है स्टेफन। स्टेफन, एस्टेपा, स्टेफन एस्टोपानोविच। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, स्टेफन एस्टेपानोविच, ये याद रखना है। दूसरा नाम क्या है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, इसका एक इनके नाम का सरनेम है स्टेफन चुबुकोव, ओके। दूसरा कैरेक्टर है नताल्या। कौन है, नताल्या स्टीपानोवा। नताल्या स्टीपानोवा। और तीसरा कैरेक्टर है इसका, वो तीसरा कैरेक्टर है वैसिलीविच, है ना, वैसिलीविच लोमोव, LOMOV। ओके, चलिए ये आपके हो गए 3 कैरेक्टर्स। इसी तीनों कैरेक्टर पे जो कॉमेडी है ना, ये इसी तीनों कैरेक्टर पे कॉमेडी टिकी हुई है। द कॉमेडीज आर फ्रॉम द 3 कैरेक्टर्स स्टेफन एस्टोफानोविच चुबुकोव। ये चुबुकोव जो है, ये एक 50 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स, अप्रोक्स 60 ईयर्स, 60 साल का एक व्यक्ति है, या 55 साल का एक व्यक्ति है।
ठीक है। नताल्या इनकी डॉटर है, नताल्या इनकी डॉटर है। देखिए 3 कैरेक्टर, ये जो कॉमेडी है ये 3 कैरेक्टर, बस इसी तीनों ये कैरेक्टर, ये स्टोरी, ये कॉमेडी जो ये निर्भर है। तो चुबुकॉव 55-60 साल का एक व्यक्ति है, इसकी बेटी है नताल्या, और ये लोमोव जो है, ये लोमोव, ये वैस्निलविच लोमोव, हम लोग लोमोव नाम याद रखेंगे। देखिए नाम में ज्यादा टाइटल वाइटल याद करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बस जो मेन नाम है आप नाम याद रखिए, टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ 3 कैरेक्टर है, सबका अलग अलग नाम है। ऐसा नहीं है कि सरनेम जो है वो सबका नाम अलग है, सरनेम से अलग हो रहा है। चुबुकोव, नताल्या, चुबुकोव, नताल्या, या 3 नाम आपका कौन कौन नाम है? चुबुकोव, वो 55 साल का जो व्यक्ति है ये, चलिए आपका हो गया चुबुकोव, ठीक है। नताल्या ये हो गया आपका नताल्या, और ये नेक्स्ट नताल्या, और तीसरा कैरेक्टर है लोमोव। चुबुकोव और नाताल्या, चुबुकोव और नाताल्या ये दोनों फादर और डॉटर है। ओके, ये फादर डॉटर है। ये लोमोव कौन है? तो लोमोव पड़ोसी है। लोमोव क्या है? नेबर है। लोमोव क्या है? नेबर है। लोमोव जो है वो लोमोव जो है वो नेबर है, पड़ोसी है। लोमोव क्या है? पड़ोसी है। और ये स्टोफन, ये दोनों फादर और डॉटर है। ये लड़का जो है वो पड़ोसी है इस दोनों का। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समरी। 3 पात्र हैं, चुबुकोव, स्टोपनोव, चुबुकोव, नताल्या और लोमोव। लोमोव जो है ये इन लोगों का पड़ोसी है। एक दिन चुबुकोव के घर, देखिए स्टोरी को समझिए आप, एक रोज की बात है, एक दिन की बात है। ये चुबुकोव और नताल्या का घर तो एक ही है, कैरेक्टर अलग अलग है लेकिन घर एक है, इस दोनों का घर एक है। तो चुबुकोव और नताल्या के घर कौन आता है? इसका पड़ोसी जो लोमोव है वो आता है। एक दिन चुबुकोव उसके घर पुत्री नताल्या स्टोम की शादी के प्रस्ताव को लेकर आया। ये लोमोव जो पड़ोसी है ये चुबुकोव के घर क्यों गया? लोमोव जो है ये पड़ोसी चुबुकोव के घर गया है ना, क्योंकि नताल्या इसकी एक डॉटर है। तो लोमोव सोचा कि जाते हैं चुबुकोव से बात करेंगे, है ना, नताल्या उसकी बेटी के बारे में, कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। चुबुकोव को बतलाया भी, चुबुकोव बहुत खुश भी हुआ। यानी कि ये आदमी जो ये व्यक्ति है 55 साल का व्यक्ति, ये बहुत खुश हुआ। चलो तुम अच्छे लड़के हो, पड़ोस में रहते हो, है ना, कैरेक्टर अच्छा है, चलो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा शादी करने को तैयार हूं। नताल्या को, क्योंकि नताल्या एक दूसरे को अच्छे प्रकार, ये दोनों तो पड़ोसी हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी रहे हैं, तो ज्यादा समस्याएं नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत इन लोगों का बातचीत होता भी था। तो लोमोव सोचा कि बातचीत हो ही रही है तो चुबुकोव से पूछ ले क्या आप राजी हैं। लोमोव एवं नताल्या के बीच एक मीटिंग हुई। चुबुकोव क्या करता है, बोलता है लोमोव को कि तुम बैठो, मैं 5 मिनट में नताल्या को भेजता हूं, है ना, तुम नताल्या से तुम खुद भी बात करके पूछ सकते हो। लोमोव को थोड़ा हिचकिचाहट लगा, लेकिन लोमोव बोला ओके। लोमोव अब एक इंतजार कर रहा है नताल्या का, नताल्या उसके सामने आएगी। लेकिन दोनों के सामने किसी बात को लेकर जंग, विवादास्पद जंग छिड़ गया। लोमोव का कहना था कि उसकी जायदाद उसकी है। ये दोनों जब आमने सामने हुए तो नताल्या बोलती है लोमोव को कि मानती हूं कि तुम मेरे पड़ोसी तो हो ही, तुम तो ये बोला कि हाँ, और उसके साथ साथ एक पड़ोसी के साथ साथ मैं जमींदार भी हूं। तो नताल्या कहती वो जमींदार तुम हो ये भी सही है, लेकिन वो सारा जमीन जो था, कई एकड़ की जमीन, है ना, वो पहले हमारे ही पूर्वज, हमारे ही फोरफादर के थे। लोमोव को ये बात बहुत तीखा लगता है, गुस्सा आता है कि नहीं, तुम जो जमींदार कहती हो खुद को कि मैं भी जमींदार हूं, ये भी कहती थी कि मैं भी जमींदार की एक बेटी हूं। तो ये बोला कि नहीं, तुम जो जमीन में बसे हुए हो, जो तुम्हारा जो भी और भी जो फार्म है, फार्म हाउस है, वो सब मेरे फोरफादर के हैं। ये दोनों में बस ये बोल रहे थे मेरे और ये बोल रही थी मेरा। दोनों में काफी समय तक, कई घंटों तक, है ना, विवादास्पद ये इस टॉपिक पे विवादास्पद चलता रहा। लोमोव को भी क्रोध आ गया
नतालिया को भी क्रोध आ गया। फिर दोनों के बात ना, दोनों के बातचीत के बीच फिर चुबुकोव आ जाता है। फिर ये चुबुकोव आता है, चुबुकोव भी कहने लगता है नहीं नहीं मेरी बेटी सही कह रही है, तुम जमींदार तो हो लोमोव, लेकिन वो जमीन मेरे मेरे पूर्वज यानी कि इसका इसका भी, ये भी अपने डॉटर को सपोर्ट करने लगा कि नहीं ये बात सही कह रही है, वो जमीन हमारे ही परिवार के थे, हमारे ही दादा और उनके भी दादा के वो जमीन थे जिसमें जिसको तुम अभी खुद अपना का कह रहे हो। फिर सारे तोक नोक झोंक है ना, ढेर सारे विवाद बातचीत हुए और एक समय मूवमेंट ऐसा आया कि फिर दोनों के बीच क्या हुआ, इस टॉपिक से टॉपिक चेंज हो गया। ये बातें टॉपिक फिर अचानक से वो हो चुकी, अब इसलिए ये दोनों थक चुके थे बात करके, तो क्या टॉपिक को चेंज कर दिया गया। अब ये दोनों अपने अपने कुत्ते के टॉपिक पे, चूंकि दोनों को एक पेट डॉग था, दोनों के पास एक एक पेट डॉग था। लोमोव एवं चुबुकोव यानी कि लोमोव और नतालिया के बीच अब जमीन वाली बातें ना होकर के अब कुत्ते वाली बातें होने लगी है ना, चर्चा शुरू हो गया कौन श्रेष्ठ है। फिर नतालिया कह रही जो मेरा डॉग है वो श्रेष्ठ है, लोमोव कह रहा नहीं मेरा डॉग जो वो सबसे ज्यादा वो ज्यादा ट्रेंड डॉग है। फिर इस टॉपिक पे दोनों के बीच जो है सो जंग छिड़ गया। ठीक है, फिर बातें गर्मा गर्म बातें शुरू हो गई। लोमोव को क्या था, लोमोव थोड़ा कमजोर दिल का व्यक्ति था, इन सब बातों से घबरा गया, उनके शरीर जो है ना वाइब्रेट करने लगे और लोमोव वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो ठीक होता है, ठीक होने के बाद जो मुख्य उद्देश्य था, वो लोमोव जब होश में आता है तो नतालिया घबरा जाती है, कहती इन सब बातों को छोड़ो है ना, तुम तो बेहोश हो गए। अब वो नतालिया को चिंता होने लगता है कि लोमोव बेहोश क्यों हो गया, तो लोमोव कहता है मैं नाटक किया था बेहोश होने का, क्योंकि पिछले कई घंटों से जिस टॉपिक पे बातचीत हो रही है वो टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मैं नाटक किया तो ये बात ही खत्म हुई। अब बोला कि मैं यहाँ आया था बस इसलिए, ना कि ये बतलाने के लिए कि मेरा जमीन ये है या तुम्हारा जमीन कौन है, ये बतलाने के लिए कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। फिर नतालिया इस बात को एक्सेप्ट करती है, नतालिया ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब लोमोव और नतालिया खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। चुबुकोव बहुत खुश होते हैं ये सब सारे मूवमेंट को देख करके, नतालिया के फादर। चलिए ये वन शॉर्ट स्टोरी था। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर को कि तो द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, अच्छा लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, दोनों को एक एक डॉग था पेट। अब चलिए अब हो जाइए, तैयार हो जाइए आप लोग, अब फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ है ना। अब तुम लोग क्या हो रहे होंगे कि अब कुछ घंटे से क्लास चल रही है, तो कुछ घंटे से क्लास चल रही है तो होता है क्या कि माइंड जो है ना कहता है कि चलो अब कुछ देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा देर बाद देख लेंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको कोई दूसरा वर्क, आप दूसरा काम करने में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये छूट जाएगा, और ज्यादा जरूरी तो ये काम आपका, चूंकि अभी आप अगर इसको सुनेंगे तो आप परीक्षा में सही सही ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा करके आ ही जाएंगे है ना, सही सही टिक लगा करके आप आ ही जाएंगे। तो सुन लीजिए, उसके बाद कोई काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। द नेम ऑफ लोमोव डॉग, लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, लोमोव के डॉग का नाम था गैस, क्या नाम था, जियस, जियस है ना, जियस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीजेंट्स यूज्ड फॉर द लैंड ऑफ, पीजेंट्स मींस होता है कृषि समाज, यानी कि वही लोमोव को या नतालिया को, जो वे लोग कृषि समाज थे, वे लोग जमीन की यूज क्यों करते थे, तो जमीन की वो कितने ईयर यूज फॉर लैंड फॉर, कितने दिन कितने सालों से, तो 40 ईयर्स। वे लोग 40 साल से, उनकी इससे पहले भी एक पीढ़ी जो है वंश वो खेती करते उसी खेत में आ रहे थे, ये लोग 40 वर्ष से इनके जो फैमिली थे वो खेती करते आ रहे थे 40 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 3, आई विल प्रूव टू यू इन द कोर्ट दैट दे रिमाइंड सेड, मैं कोर्ट में भी ये प्रूव कर सकता हूं कि ये मेरा जमीन है, जो जमीन को तुम खुद अपना बताते हो। ये बात लोमोव का कहना था नतालिया से, लोमोव का कहना था, बातचीत के दौरान लोमोव ने नतालिया से कहा कि मैं कोर्ट में भी प्रूव कर दूंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल, ऐसा व्यक्ति जो जमीन एकदम किसी भी तरह जैसे भी हो सिर्फ जमीन एक्वायर करे, जमीन आए है ना, उसको कहते हैं लैंड ग्रैबर, लैंड ग्रैबर बिल्कुल,
किस जैसे भी वो जमीन उसके नाम से होते चले जाए उसे क्या कहते हैं? लैंड ग्रेबर। लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। कहता लोमोव क्लेम्स, नतालिया और लोमोव में जो बातचीत गर्म है ना, गर्मजोशी बात हो रही थी, जो नोका झोंकी हो रही थी बातचीत के दौरान कि ये मेरा जमीन है, ये तो लोमोव कहता है कि तुम्हारा जमीन वो नहीं, मेरा जो माइंड है ना, सोचने का क्षमता, वो एन एलिफेंट, बिल्कुल हाथी का जो सोच, हाथी की जो माइंड है बिल्कुल उस तरह से शार्प, उतना शार्प मेरा माइंड है, मुझे याद है वो जमीन मेरा है। लोमोव ऐसा कहता है। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन लोमोव केम टू चिबुकोव, जब लोमोव चिबुकोव के पास आता है तो उससे पहले, ये स्टोरी के शुरू की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हम लोग पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि कहानी के बीच का ये सब बातचीत। अब शुरू कहां से होता है स्टोरी? तो व्हेन लोमोव केम टू चिबुकोव, जब लोमोव चिबुकोव के घर आता है तो चिबुकोव क्या कहता है सबसे पहले कि वेलकम वेलकम, आओ आओ आओ, आइए, है ना, आइए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाताल्या इज, नाताल्या कौन है? ए पीस लविंग। नाताल्या जो है ए पीस कहता है कि ए श्रीयू, ए इंसान, नन ऑफ इट। ए पीस लविंग मतलब क्या? शांत पूर्वक। बस नाताल्या को ये लगा कि उसका जमीन उसका है, सो वो बाद के बाद, लेकिन लास्ट में वो एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट है ना, फिर वो दोनों एक दूसरे से मैरिज के लिए राजी भी तो हो गए। तो नाताल्या एक पीस लविंग कैरेक्टर थी। लोमोव प्रपोज नाताल्या, लोमोव जब वो नाताल्या को प्रपोज किया, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हेजिटेटिंग, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। लोमोव जब नाताल्या को डायरेक्ट प्रपोज नहीं किया, ना इनडायरेक्ट किया, ना हिचकिचाहट का, मतलब कुछ नहीं, सीधा प्रपोज किया। डायरेक्टली क्या? डायरेक्टली नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि आई नाताल्या तो जमीन मुद्दे पे बातचीत होने लगा। इनडायरेक्टली, बात को घुमा फिरा करके भी नहीं बोला, हिचकिचाहट भी नहीं थी, तो नन ऑफ दिस। देखिए, टू कम बैक टू नाताल्या लोमोव हेजिटेट, ये अलग क्वेश्चन कह रहा है कि नाताल्या के सामना चुबुकोव के सामने तो लोमोव बोल दिए, लेकिन नाताल्या के सामने आने में ये जो लोमोव है वो घबरा गया। जैसे ही बताया ना चुबुकोव नाताल्या के पिता की मैं जा रहा हूँ, नाताल्या को बुला के लाता हूँ, तो लोमोव घबरा जाता है, वो हिचकिचाने लगता है। हिचकिचाने क्यों लगता है कि ना कैसे मैं बोलूंगा, है ना, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे प्रपोज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोन चेखोव वाज बॉर्न इन, जो राइटर है एंटोन चेखोव, उनका जन्म कब होता है? तो उनका जन्म 1860 ईस्वी में होता है। राइटर एंटोन चेखोव का जन्म जो है वो 1860 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर सी। और एंटोन चेखोव का जो मृत्यु है वो कब होता है? तो 1904। कब होता है? 1904 ईस्वी में होता है। एंटोन चेखोव, वह जो एंटोन चेखोव है वो एक रशियन है। वो कहाँ के हैं? वो रसिया के हैं, तो रसिया के रहने वाले हैं, तो रसियन बोलेंगे। एंटोन चेखोव रसियन है। लोमोव वांटेड टू, लोमोव क्या चाहते थे? तो लोमोव चाहते थे नाताल्या को मारना, नाताल्या से शादी करना, नाताल्या को चीट करना, नन ऑफ दिस। तो मैरी नाताल्या, लोमोव चाहते थे कि नाताल्या से शादी हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टू नो लोमोव्स डिजायर, लोमोव की डिजायर को जानने के लिए मिस्टर चुबुकोव बिकेम। क्वेश्चन नंबर 14, हैप्पी, एंग्री, सैड, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही चुबुकोव के घर लोमोव आया, तो लोमोव बहुत दिन से चुबुकोव की यहाँ नहीं आया था, तो चुबुकोव को आश्चर्य लगा कि लोमोव इतने दिन के बाद हमारे यहाँ पड़ोसी होते हुए भी बहुत दिन के बाद आया, कि कुछ तो बात होगा। अगर मैं गुस्से से पेश आऊं तो वो मन की बात बतला नहीं पाएगा, इसीलिए वो खुश होकर के, है ना, वो खुश होकर के पेश आया, कि खुश होकर के विद, है ना, खुश होकर के पेश आया कि चलो कुछ तो बतला देगा, अगर ये मैं खुश दिखूंगा तो ये इसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, एंटोन चेखोव। मैरिज प्रपोजल और स्टोरी जो वो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोन चेखोव हैज रिटन द लिसन, एंटोन चेखोव ने जो स्टोरी, ए मैरिज प्रपोजल। अरे इसको तो याद कर लेना, ये तो आप घोर करके पी गए होंगे कि एंटोन चेखोव के द्वारा क्या लिखा गया है? ए मैरिज प्रपोजल। सॉरी, एंटोन चेखोव के द्वारा क्या लिखा गया है? ए मैरिज प्रपोजल लिखा गया है एंटोन चेखोव के द्वारा। और ये क्या है? ये एक ड्रामा है। ये क्या है? एंटोन चेखोव ड्रामा नहीं, क्या है? कॉमेडी है, ये कॉमेडी है।
हम लोग कॉमेडी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमेडी पढ़ रहे हैं। एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया कॉमेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे थे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, लोमोव वाज डैश, लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। लोमोव था वो चुबुकोव का कौन था? दुश्मन। क्योंकि देखो वही लोमोव और चुबुकोव, वो लड़का और वो चुबुकोव नतालिया के पिता, तो दुश्मन थे नहीं, फ्रेंड थे नहीं, ब्रदर थे नहीं, कौन थे? पड़ोसी थे। वो कौन थे? पड़ोसी थे। नेबर इज द राइट आंसर। नेबर इज द राइट आंसर। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, नतालिया। आंसर देखेंगे सीधा टिक लगाएंगे। मैं बार बार कहता हूं ये मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, आप उसको जोड़ घोटा गुना भागा कीजिएगा तब। यहाँ पे आपको तुरंत तुरंत बनाना है, ये तुरंत तुरंत बनाना है। नतालियाज डॉग वाज, अच्छा नतालिया के डॉग का क्या नाम था? लोमोव के डॉग का नाम तो जान, नतालिया के डॉग का क्या नाम था? नतालिया के डॉग का नाम था लीप। क्या नाम था? लीप। नतालिया के डॉग का नाम था लीप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव कितने साल का था? लोमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड। लोमोव 35 साल का था। लोमोव 35 साल का था। लोमोव जो था वो 35 साल का था। लोमोव इज ए नेबर ऑफ, लोमोव इज ए नेबर ऑफ। लोमोव किसका पड़ोसी था? मोंकी, टोंकी, लोंगी नहीं भाई, चुबुकोव का। सीधा ये सब मैंने पढ़ना, जो पड़ोसी सीधा उस पर टिक लगाइए ना, चुबुकोव का। जो आप जानते हैं उस पर टिक लगाइए, जो नहीं जानते उसको पढ़ना भी नहीं है। क्योंकि तीन कैरेक्टर के बाद हमको चौथा कैरेक्टर से ये मोनोकोव से कोई मतलब। लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। लोमोव जो आया तो किसका हाथ मांगने आया? बोलिए। यहाँ है मतालिया, नतालिया, रतालिया, सतालिया। कोनो तालिया नहीं होगा, नतालिया के अलावा कोनो तालिया नहीं होगा। क्योंकि हम इसे तीन कैरेक्टर पे ये पूरा बातें हुआ है। अब तीन ओनली टॉक अबाउट 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर के बारे में बातचीत यहाँ की जा रही है। ओके, 3 कैरेक्टर के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल सो कैसा एक्ट है? 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट, 4 एक्ट नहीं, 1 एक्ट प्ले। आप क्या याद रखेंगे? ये मैरिज प्रपोजल जो है वो 1 एक्ट। अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ जाएगा तो आप क्या इंटरमीडिएट में आप तो क्या करेंगे? आप बताइए। आप 2, 3, 4 के चक्कर में नहीं रहिएगा, सीधा मैं ए मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट प्ले याद रखना है। मैरिज एक बार होता है 1, सीधा ऐसे ट्रिक से याद रखना है। डैश सेज दैट ही इज हैविंग हर्ट फेल्योर। किसने कहा कि उसका जो हर्ट है ना, बिल्कुल अब वो घबरा रहा है, घबरा रहा है, घबरा रहा है। तो लोमोव बोला था चुबुकोव को। ऐसे भी लोमोव को बड़ा ये टेंशन हो रहा था कि जब नतालिया सामने आएगी तो क्या बात करेंगे, कैसे बात। अब ऐसा कोई समस्या नहीं रहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, लोमोव डॉग हैज 2 डिफेक्ट। लोमोव के डॉग में क्या था? 2 खराबी था। क्या 2 खराबी था? ही इज ओल्ड एंड हीज। एक तो था कि वो बूढ़ा था और दूसरा क्या था? ऑप्शन नंबर सी मजल। एक ओल्ड और दूसरा मजल, यानी कि जबरा उसका पूरा जो है। 2 खराबी डिफेक्ट कौन कौन था? एक वो बूढ़ा, दूसरा उसके जबरे कमजोर हो गए थे, बिल्कुल है ना, जीभ हमेशा बाहर निकाल के हाँफते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव द कोर्ट दैट ही इज डैश मीडोज बिलोंग्स टू हिम। लोमोव कहता है कि वो प्रूव कर देगा कोर्ट में कि वो जो है क्या है? वो जो जमीन है वो उसके ही है। ऑक्स मीडो, ऑक्स मीडो मीन्स क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ऑक्स मीडो का खेती करने वाला जमीन। बोला कोर्ट में ये ऑक्स मीडो, गॉट, कॉ, बेफेलो, ऑक्स। ऑक्स मीडो क्या होता है? क्या भरेंगे हम लोग? ऑक्स भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे? ऑक्स भरेंगे, ऑक्स मीडो। ओके, मतलब खेती करने वाला, खेती करने वाला खेत, फील्ड इन विच वी प्लॉट द ग्रेन। क्वेश्चन नेक्स्ट, लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोव किस प्रकार का व्यक्ति था? लोमोव इज ए मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट। रेशियल टेम्परामेंट है ना, रेशियल टेम्परामेंट। रेशियल क्या हुआ? किसी के आचरण को प्रभावित, मतलब लोमोव इज ए मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट। रेशियल टेम्परामेंट हुआ ऐसा, टेम्परामेंट मतलब वही रेशियल टेम्परामेंट, ऐसा लक्षण, ऐसा विचार, ऐसा मूवमेंट, ऐसी आदत है ना, ऐसा बोलचाल जिससे आप लोगों को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। एंटोन चेखव बिगेन्स हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखव
किस चीज को लिख करके, ड्रामा लिख के, पोएट्री लिख के, कॉमिक या नॉवेल्स लिख करके अपने जीवन को शुरुआत उन्होंने किया, कैरियर बनाया। तो पोएट्री लिख करके कैरियर, पोएट्री से उनका कैरियर, एंटोन चेखोव का कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? पोएट्री, कविता से। बिल्कुल, किसी का, किसी न किसी व्यक्ति का कैरियर किसी न किसी एक खास टॉपिक से, किसी खास चीजों से ही शुरुआत होता है। उनका पोएट्री से शुरुआत हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन, नातालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडो। यहाँ एक साथ आ गया ना ऑक्स मीडो। नातालिया और लोमोव को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बातचीत, हॉट टॉक चलता रहा। किस टॉपिक पे? तो ऑक्स मेडोज, यानी कि वही खेती वाले टॉपिक पे। ये खेत मेरा है तो ये खेत मेरा है। द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज, द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मेडोज इज, यानी कि द ऑनरशिप, जो ये मालिकाना है, किसका मालिकाना? ऑक्स मीडोज का, यानी कि वो खेत का ना, वो कई एकड़ जमीनों की जो मालिकाना वाले बातें चल रही थी, वो एक क्या हो चुका था? द ऑनरशिप ऑफ डैश इज, द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडो इज डिस्प्यूटेड, मतलब बहस का विषय वस्तु क्या बना? तो बहस का विषय वस्तु बना ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज, है ना। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, I hope you all are understanding the objective well. If any doubt, then you can write with question number in the comment box and I try to solve the doubt. आप में से किसी को भी अगर कोई खास क्वेश्चन समझ में नहीं आया या किसी खास क्वेश्चन से संबंधित कोई और भी आपके डाउट्स रह गए हैं, किसी खास आप क्या करेंगे? कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आप बस क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन नंबर लिख देना, है ना। मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका जो प्रोज सेक्शन है वो आज कंप्लीट हो चुका है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, है ना। एग्जाम मैं ये ऑब्जेक्टिव्स को आपके लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को बनाया है कि आप जो 6 फरवरी को अंग्रेजी की पेपर 2025 में होने वाली है, आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे ऑब्जेक्टिव के। और बिल्कुल ये दावा है कि एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएगा। जितने ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बतला दिया हूं उन एग्जैक्ट इसी में से आप तो इसको याद कर लेंगे। दूसरी बात, अब अगले वीडियोस में मैं क्या करूंगा, जो भी पोएट्री सेक्शन है, कविता जो है, मैं कविताओं को एक्सप्लेन करूंगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करूंगा, उनके सारांश को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा शुभ प्यार, है ना। और आप पॉजिटिव थॉट के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन में कमी नहीं रखेंगे, माता पिता के सपना को पूरा करेंगे। धन्यवाद।